मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बहुत जल्दी 5 छोटी छोटी स्टोरीज बताऊंगा जिससे 5 प्रकार के मूवमेंट्स आपको समझ में आएंगे और हो सकता है ये मूवमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी समाज की भलाई के लिए और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल रहेगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। गोपाल यादव जो कि झलवा नाम का स्थान इलाहाबाद के नजदीक वहां पे एक गांव है, वहां पे बांस के पत्तों का पंखा बनाता है। ये बांस के पत्तों का पंखा क्या, जिस जिस जगह पे इलाके में बिजली नहीं आती वहां हाथ से हिलाकर पंखा झल के आदमी अपने आप को थोड़ा सा सुख दे पाता है और वो उस पंखे का बड़ा अपने आप में एक मार्केट है, लोगों को चाहिए। लेकिन ये बेचारा जो यादव है, गोपाल यादव, ये उतना पंखा नहीं बना पाता। ये बना के कितना बहुत मेहनत करता, लगाता बहुत ही मेहनत करता तो 50 ही पंखा बना पाता है और 50 पंखा जाके आसपास गांव में बेच आता है। गांव में परचेजिंग कैपेसिटी कम, गांव में परचेजिंग पावर कम, तो पंखे का पैसा इसको कम मिलता है। इसको पता है जो गांव में ये पंखा 5 रुपए का बेच रहा है ये बाजार में चला जाएगा तो 25 रुपए का, 30 रुपए का, 35-40 रुपए का बिकेगा। ये जानता है अच्छे से। लेकिन सोचा यार 25-50 पंखा लेके कहां जाएगा इतना दूर और फिर आएगा, क्या बचेगा, कितनी मेहनत लगेगा। अब ये सोचे कि मैं अगर जाऊं बाहर तो मेरे को कम से कम 500 पंखा लेके जाना चाहिए, तब जाने का 1000 पंखा लेके जाना चाहिए, तब जाने का फायदा हो। अब ये सोचा 1000 पंखा बनाऊं कैसे, मेरे पास मशीन नहीं है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास तो कोई जमीन नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से 2000-5000 पंखा बनाऊं। यही आती है बात प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की। ऐसे कई पंखा बनाने वाले लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे आपस में और एक मिल करके एक पढ़े लिखे आदमी को मैनेजमेंट में डालें जो चोरी ना करे, जो उनको तंग ना करे, जो ट्रस्ट वर्दी हो, और मिल करके एक मैनेजमेंट तैयार कर लें और ये सब पंखा झलने वाले मिल करके बाजार से लोन ले लें, बैंक से लोन लें, मशीन सेटअप करें और हाई स्पीड पे बहुत सारे पंखे बनाएं। वही पंखा जो आज 5 रुपए का बेच रहे हैं वही जाकर के मार्केट में 40 रुपए का बेच पाएंगे, मार्जिन बढ़ जाएगा, कमाई होगी, जिसकी जितनी कैपिटल उसमें उतना बढ़ता चला जाएगा। इसको और समझना चाहते हैं, मेरी पुरानी केस स्टडी लिज्जत पापड़ की आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी देख लीजिए, मजा आ जाएगा। अमेजिंग केस स्टडी है लिज्जत पापड़ की। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स की पीड़ा को तो आप जानते हैं, आप पहचानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ आपने देखा, मुंबई तक के लोग पहुंच गए। फार्मर्स हमारे देश के आज सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, जमीनें बेचनी पड़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनको ठीक पैसा मिल नहीं पाता उनके लिए मार्केट में। तो आज एक कहानी शुरू करूंगा। साउथ कश्मीर का एक प्यारा सा इंसान गुलाम मोहम्मद, इसके पास एक भैंस थी जिससे ये उत्पादन करता था 12 लीटर दूध का। ध्यान दीजिएगा, 2 लीटर ये घर में यूज करता था, 10 लेकर के बाहर बाजार में जाता था कि भैया 10 लीटर दूध मैं बेचना चाहता हूं, क्योंकि इसको उत्पादन में मेरा को कुछ खर्चा लगा, वो खर्चा निकलेगा, कुछ पैसा बचेगा। जिसको ये दूध बेचने जाता था वो उसको 18 रुपए लीटर देता था। कहता था मुझे मार्केट में जाना है, मुझे आगे जाकर के देना है, मेरे खर्चे हैं, वो उसको 18 देता था। 18 रुपए लीटर में इस 18 रुपए लीटर इसको मिलता था। मार्केट का रेट 40 रुपए लीटर का था। बीच का पैसा वो मिडिलमैन बीच में खा जाते थे। अब ये उनसे बहस करे तो वो माने नहीं, इसका अपना खर्चा भी ना निकल पाए। तो एक दिन गुलाम मोहम्मद ने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि मैं खुद ही शहर चले जाऊं और मैं खुद जाकर के शहर में दूध बेचा, उसमें क्या दिक्कत है, बीच में मिडिल मैन की मुझे जरूरत ही नहीं। अब वो शहर जाने के लिए उसको चाहिए थी मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल वो खरीदने गया वहां पे साहूकार से मोटरसाइकिल खरीदने गया तो वहां पे उसको 5% ब्याज पे उसने मोटरसाइकिल दी, यानी कि कर्जा दिया जिससे मोटरसाइकिल खरीदे वो। अब 5% का मतलब हो गया साल का 60% ब्याज के ऊपर लिया तो वो उसके ऊपर इतना भार पड़ गया जिसका वो अनपढ़ व्यक्ति हिसाब जोड़ नहीं पाया। बहरहाल ये मोटरसाइकिल तो ले आया और दूध 5 दिन का इकट्ठा करता, 50 लीटर दूध लेकर के शहर जाता। शहर में वहां मंडी पे जो आदमी बैठा वो उसको बोलता ये तेरा कम से कम इसमें 20 लीटर तो खराब हो गया, 50 में तेरा 20 खराब है, इतने दिन से तू रखा हुआ है, तो 30 का पैसा दूंगा, बाकी 20 का दूंगा नहीं। वो 30 का इसको थोड़ा बहुत पैसा और देता था और 20 जो बाकी है उसमें पानी मिला करके वो खुद बेच के खुद मोटा पैसा कमा लेता है। गुलाम मोहम्मद अभी भी परेशान, बोला मोटरसाइकिल खरीदी, वहां पे लुटा मैं कर्जे के चक्कर में। पहले मैं लुटता था वो 18 रुपए लीटर देता था, अब लुटता हूं ये आधा दूध वापस देता है, उसकी भी कीमत पूरी नहीं देता और मेहनत पूरी करता हूं। मैं भैंस के बाद और भैंस खरीदना चाहता हूं, मेरे पास कोई जुगाड़ ही नहीं। दुखी परेशान गुलाम मोहम्मद अपनी सारी समस्या, अपनी सारी पीड़ा अपने मित्रों को आसपास गांव में बताता था, उनसे पूछता था समाधान। तभी पता चला एक ऐसी संस्था आई है उनके गांव के पास जो उसके जैसे कई लोगों से दूध इकट्ठा करती है, मिल्क प्रोक्योरमेंट करती है। और यह संस्था 18 रुपए लीटर नहीं देती उसको दूध का, 20, 25, 30, 35 रुपए लीटर देती है उसको, नहीं थोड़ा और ज्यादा, 40 रुपए लीटर नहीं और ज्यादा, 45 नहीं, 49 रुपए लीटर दूध
कब मिलता है गुलाम मोहम्मद को। और इस संस्था का नाम क्या है? अमूल। इसको बोलते हैं सहकारिता, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ताकत। अमूल ने ऐसे कई लोगों को व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के माध्यम से उनको सही पैसा दिलाया। वो पैसा इमीडिएट देता है, कोई उधारी का चक्कर नहीं, पूरा दूध लेता है फ्रेश, रोज आके कलेक्ट करता है। इस गुलाम मोहम्मद को शहर जाने की आवश्यकता नहीं, गुलाम मोहम्मद के घर के नजदीक आ जाता है। इसे कहते हैं सहकारिता। अमूल का आज टर्नओवर 38,000 करोड़ रुपए का। एक अमाउंट कितना? 38,000 करोड़ रुपए का। अमूल हमारा क्लाइंट भी है। और खुशी की बात बताएं, पिछले 7 साल के अंदर अमूल ने 24 रुपए लीटर से रेट को बढ़ा के 49 रुपए लीटर कर दिया, जो आज एक किसान को अमूल देता है। जो किसान, देखिए ध्यान दीजिए, ये इतना पैसा जो अमूल बढ़ा रहा है, मेरा मन करता है अमूल के ऊपर एक पूरी केस स्टडी बना दूं। अगर आप चाहते हैं कि अमूल पे पूरी केस स्टडी सुनना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो अमूल पे भी केस स्टडी दूंगा। मेरा तीसरा उदाहरण है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई गई है कुछ बिल्डरों के द्वारा, बहुत सताए जाने के कारण, उनके साथ तंग करने के कारण। पीछे एक उदाहरण के रूप में अब तो रेरा कंप्लायंस आ गया। खैर, अगर आप जब भी कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो पहले बिल्डर चेक कर लीजिए रेरा कंप्लायंट है कि नहीं है। रेरा कंप्लायंस पे आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, 2010 के आसपास एक बिल्डर ने कुछ फ्लैट लॉन्च किए पुणे के पास में, महाराष्ट्र में, और वहीं एक साहब ने, सज्जन ने जाके वहाँ पैसा दिया। अपना 20% देने के लिए उन्होंने अपना 1 BHK फ्लैट बेच करके दे दिया और बाकी का लोन ले लिया। और बोला गया उनको कि 2013 के अंदर उनको फ्लैट मिल जाएगा। 2013 आया तो बोला 2015 में मिलेगा, थोड़ा डिले हो गया। 2015 आया तो बताया मार्केट में बहुत तकलीफें चल रही हैं, 2017 में होगा, 2020 में होगा। अल्टीमेटली बेचारे का मकान भी बिक गया जिसमें रहता था, जो खरीदना चाहता था वो मिला नहीं, ऊपर से लोन सर पे और चढ़ गया, बैंक की किस्तें बन गई, किस्तें देनी पड़ रही हैं। जाए तो कहाँ जाए आदमी। इसके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहीं बनी और तभी उस आदमी को उनके रिश्तेदारी ने मिल करके, इस प्रकार के 100 लोग इकट्ठे हुए, 100 लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीदी। उस जमीन पे एक अच्छे बाहर से एफिशिएंट इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जिसके पास पूरा एक्सपीरियंस था, ऊपर मैनेजमेंट अच्छी बनाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और उसी ने उनके लिए पूरी सोसाइटी तैयार कर दी। सोसाइटी खड़ी हो गई। वही सोसाइटी का फ्लैट जो पहले उनको 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रहा था, वही अब उनको 3100 रुपये, 3,000 रुपये स्क्वायर फीट पड़ गया। क्यों? क्योंकि बड़े सारे मार्जिन खत्म हो गए, कई लोगों को बहुत सारी सैलरियाँ नहीं देनी, मार्केटिंग की कॉस्ट खत्म, ब्रांडिंग की कॉस्ट खत्म, और वही फ्लैट जो 4,000 रुपये का पड़ता था अब 3,000 का हो गया। हो सकता है 2900 का पड़े। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है, सरकार उस पर टैक्स भी नहीं देती, उसके बेनिफिट भी होते हैं। आप अगर उसमें से कुछ फ्लैट बेच दें तो आपको और ज्यादा इनकम हो जाए, जिसको आप आपस में बाद में उन सारे मेंबर्स के अंदर बांट दें जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। चौथा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए मैं आपको यूपी के अंदर पीलीभीत के पास एक गांव की कहानी सुनाता हूं। एक साहब, अब बेचारे उनके पास उनको बैंक लोन देता नहीं क्योंकि उनके पास वो क्रेडेंशियल्स ही अवेलेबल नहीं है जिससे बैंक उनके लोन को अप्रूव कर सके। बेटी की शादी आ गई, बेटी की शादी में पैसा चाहिए, गए साहूकार के पास। साहूकार कौन? उस इलाके का पीलीभीत का सबसे बड़ा बाहुबली। बोला ले जाओ पैसे, कोई बात नहीं। ये जाकर के उनसे मांगे 10 लाख रुपए। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपको दूंगा 4% पे ब्याज, बहुत सस्ते में दे रहा हूं। ये बोला दे दो कोई बात नहीं। 4% मतलब क्या हो गया? साल का 50%। साल का 50% मतलब उसका 10 लाख, अगले साल 15 लाख रुपए हो जाएगा। क्या? हाँ, अगले साल 15 लाख हो जाएगा। अब वो सोचा यार 15 लाख ना हो जाए कहीं, 6 महीने में जुगाड़ करके इसको मैं 12.5 ही वापस कर देता हूं, क्योंकि 6 महीने में कर दूंगा, 1 साल में 15 तो 6 महीने में 12.5 ही होगा ना, 5 की जगह 2.5 आधा अमाउंट हो गया। तो ये 12.5 लेके पहुंच गया उनके पास 6 महीने के बाद। बोला ऐसा है सेठ जी, ये 12.5 लाख रुपए आपके वापस देता हूं। सेठ जी बोले क्या 12.5 कैसे भाई, तेरे तो 14.5 बन गए। बोला 6 महीने में तो दे दिया मैंने आपको। नहीं, तेरे प्री पेमेंट चार्जेस भी तो हैं, वो काफी मोटे लग जाते हैं। तेरे प्रोसेसिंग फीस चार्जेस भी तो हैं, वो तो मैंने तुझसे लिए ही नहीं। और इंटरेस्ट, ये तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट था राजा, इसलिए तेरा अमाउंट थोड़ा बढ़ गया। अब ये बेचारा गांव का आदमी, इसने क्या किया, इसको कहीं सुझाव दिया गया, कई लोगों के साथ मिलकर इन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी जिसमें लोग मिलकर के अपना पैसा डालते हैं। पूरा पक्के खाते में पैसा जाता है, सब मिलकर अपना डालते हैं। जो जिस प्रपोर्शन में डालते हैं उस प्रपोर्शन में इनको मनी लेंडिंग का बाद में बेनिफिट मिलता है। जिसको चाहिए वो उसमें से विड्रॉ भी कर सकता है। तो पहले जो 50% पे करना पड़ रहा था, अब वो 10% पे बोरोइंग कर पा रहे हैं, यानी कि एकदम अचानक 1/5 हो गई इनकी कॉस्ट। बिहार में भागलपुर के नज़दीक एक पास के गाँव में शंभू नाम का आदमी रहा करता था। वो शंभू जो दुकानदार के पास गया 1 लीटर तेल लेने के लिए, तो उस पर MRP लिखा हुआ 200